देखा गया। जैसे एक विद्वान थे ब्यूरी। ब्यूरी ने जो है कहा कि हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो एक विद्वान थे ईएच कार, उन्होंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये सब इतिहास की महत्व थी। अच्छा, कुल मिलाकर इतिहास है क्या? इतिहास एक पूरे हमारे अतीत का या पास्ट का लेखा जोखा है। एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय, लाइब्रेरी है, जिस पर उन तमाम रास्ते, नक्शे और अनुभव, जो व्यक्ति के अनुभव हैं, उनके अभिलेख सुरक्षित हैं, जिन पर आदमी चलता है कदमों से, दिल से, दिमाग से। आप ही लोग जब अपने घर में कोई गलती करते हैं तो आपके घर के जो भी बड़े एल्डर हैं, चाहे आपके पिताजी हो, माताजी हो, दादी दादा हो, तो देखो वो उदाहरण रेफरेंस देते हैं, अरे इसके दादा भी तो उसी समय इसी ही काम किए थे। क्यों? उदाहरण पीछे जाके दे रहे हैं। पीछे जाके दे रहे हैं मतलब वो इतिहास खंगाल रहे हैं। हम अपने जीवन में प्रतिदिन इतिहास से घिरे हैं, हम उसका प्रयोग भी करते हैं, बस हम अपना नजर नहीं ले जा पा रहे। अच्छा, इतिहास को तलवार और बंदूक से भी बहुत अधिक कारगर माना गया है, हथियार माना गया है। किसी देश की अगर मानसिकता बदलनी हो तो उसमें एक इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका हो। नेपोलियन, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहता भी था, किसी देश पे शासन करना हो तो वहां की शिक्षा नीति पे शासन कर लो। हम अंग्रेजों के जब गुलाम बने तो देखिए अंग्रेज क्या करेंगे, उनका सबसे अधिक बल था क्या? इनकी शिक्षा या एजुकेशन पॉलिसी को हैक करना। क्यों? जब वो एजुकेट होंगे तो हमारा कल्चर सीखेंगे, हमारा कल्चर सीखेंगे तो जो लोग आराम से घर में जमीन पर बैठ के भोजन करते हैं वो कांटा और छुरी पर कैसे आएंगे? जब तक कांटा और छुरी नहीं से उससे खाना खाएंगे, उसका बाजार नहीं मिलेगा। यह होती है इतिहास की भूमिका। इसीलिए हर व्यक्ति या हर शासक, आप खुद देखिए, कोई भी शासन हो, चाहे प्रेजेंट हो, वर्तमान हो या पीछे का हो, सब लोग अपने अनुकूल इतिहास लिखवाते हैं या लिखवाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बार बार देखिए एनसीईआरटी बदल जा रही है। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में कोई और इतिहास था और इसमें भाजपा का शासन है तो कोई और इतिहास है? हर लोग अपने अपने हिसाब से एनसीईआरटी लिखवाते हैं, शासन या उच्च स्तर पे वह शासक कोई हो। हर व्यक्ति चाहता है इतिहास उसके अनुसार हो और अपने अनुकूल वह इतिहास लिखवाता है। यही कारण, जैसे देखिए औरंगजेब के अनुकूल इतिहास लेखन नहीं हो रहा था, या जो भी उस चीज का था उसने इतिहास पे सेंसरशिप लगा दिया। यही काम वर्ल्ड हिस्ट्री में अगस्टस ने किया था। कोई भी था, आप अभी प्रेजेंट में ही देख लीजिए, आप लोग बार बार एनसीईआरटी बदल जा रही है। आखिर क्यों बदल जा रही है? क्या 1947 से लेके 2020 या इससे भी पहले 2015 तक या नई सरकार आने से पहले तक वह क्या एनसीईआरटी सही नहीं थी? वह इतिहास बोध नहीं करा रहा था? हाँ, कुछ चीजें उसमें कमी हो सकती हो, जैसे हमारे क्षेत्रीय स्तर पे जो अब काम होना ज्यादा शुरू हुआ है, और भी शासकों की उपलब्धियां, या पूर्व मध्यकाल पे ज्यादा अच्छा बृहद जगह न दे पाना, यह सब चीजें जोड़ी जानी चाहिए, जो वर्तमान सरकार में इस चीजों को जोड़ी जा रही है। लेकिन पूरी तरह से अगर आप उसी पे बल दे देंगे और केंद्र की चीजों को अनदेखी कर देंगे, फिर भी इतिहास का अहित ही होगा। तो यह हर शासक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहा है। यही इतिहास की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। हमारा बोलने का बस केवल यही प्रयास था। इतिहास जब आप पढ़िए या इतिहास जब आप देखिए तो आपके प्रतिदिन इतिहास हो रहा है। अभी हमने आपके घर का उदाहरण दिया, बस आप उस चीज को महसूस करिए। पति जी ने हमसे कहा था, आज हमारे लिए समय मांगा था कि सर आज हमारे बच्चों को आप जुड़ जाइएगा और उन सभी लोगों को बता भी दीजिएगा कि वो लोग इतिहास कैसे पढ़ें, या आप लोगों को इतिहास पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, या इतिहास कैसे पढ़ें, किस बेहतर तरीके से पढ़ें, या कुछ भी आपको आ रहा हो, तो अब आप लोग मुझसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। पतित जी। जी सर। जो भी बच्चे, या आपसे भी शुरुआत हो, तो जो भी लोग हमसे पूछना चाहे। अच्छा, मैं अच्छा। उनको अपनी पहले आप पूछ लीजिए, बता। আচ্ছা, তোমাদের কারো যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে নেট সেটের বিষয়ে, বিশেষ করে এনশিয়েন্ট এবং মিডিয়াভেল ইন্ডিয়াতে,
তাহলে তোমরা সরাসরি স্যারকে বলতে পারো যে তোমাদের আহ কোথায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তাই না? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बांग्ला पति। अच्छा ठीक है सर, मैं अच्छा, उन लोग मैं को बोल इसमें दूंगा। हम लोग के साथ ग्रुप में एक हमारे बांग्ला के हमारा छात्र है, और 2 बार 3 बार से वो नेट भी है, और शुभेंदु मंडल, इसमें शुभेंदु मंडल ज्वाइंट होंगे। जी हो चुके सर। जी सर, हम हैं। हम हाँ, तो अब आप अगर पति जी बांग्ला में भी संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे, तो ये हमको बता देंगे, मैं आप लोग को उत्तर दे दूंगा। जी सर, हाँ ज्यादातर स्टूडेंट को, स्पेशली बंगाल का स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट 3 जो नेट एग्जाम हुआ है, तो उधर एनिशिएंट और मीडिएवल एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है, तो बंगाल का स्टूडेंट को ज्यादा हार्ड लगता है। हाँ हाँ क्योंकि बंगाल का स्टूडेंट जो बुक फॉलो करता है, तो हाँ उस बुक से क्वेश्चन कॉमन नहीं आ रहा है ज्यादा। हाँ हाँ तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, विशेष करके स्पेशली एंशियंट और मीडिएवल में स्कोर करने के लिए। हाँ तो हाँ। इसके ऊपर आपका अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई हम्म। स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, तो स्टूडेंट को बहुत हेल्प हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो प्राचीन पे ही मैं आपको बताएं। प्राचीन पे तो एक आप लोग मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो पुस्तक बांग्ला में भी आ चुकी है। वो पुस्तक एंशियंट वाली इंग्लिश एडिशन भी उसका आ चुका है। प्लस आप एक पुस्तक उपेंद्र सिंह मैम की भी पढ़िए, साथ में मेरी पुस्तक साथ में लगा के आप उपेंद्र सिंह मैम की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। पढ़ते समय जनरली क्या होती है कि आप जब पढ़िए तो ये एक आपको बोध हो, एक नॉलेज हो। अधिकतर बच्चा हमसे ये भी पूछते हैं लोग कि सर, हमें फैक्ट भूल जाता है। आप फैक्ट रटिए मत, आप फैक्ट समझिए। कोई भी पुस्तक आप पढ़िए, आप पुस्तक पढ़िए, देखिए उसमें जो लेखक लिख रहा है, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, वो लेखक कहना क्या चाह, एक पैरा आपने उसका पढ़ा, और उसके बाद पढ़ने के बाद आप मंथन करिए, मनन करिए, आखिर वह लेखक कहना क्या चाह रहा है। जब आप उस चीज को मनन करेंगे तो वो धीरे धीरे वो फैक्ट ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठना शुरू कर देगा, और आपको इतिहास में इससे रुचि बढ़नी शुरू होगी। प्लस एक चीज आप लोग और अपनी दिनचर्या में रख लीजिए, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्रतिदिन 1 घंटा, अभी बहुत समय नहीं हुए, 2020 तक तो मैं भी स्टूडेंट ही रहा। 2020 जनवरी मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। प्रतिदिन 1 घंटे आप लोग प्रश्न जरूर सॉल्व करिए, एमसीक्यू। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और उससे भी बड़ी चीज, आपकी सबसे, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप सफल हो सकते हैं। बस आप सफल तभी होते हैं उस सब्जेक्ट से, जब उस सब्जेक्ट में आपकी क्या होती है, इंटरेस्ट। जब आपकी रुचि या इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आ जाता है, तो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट अब आपका हो जाता है। आप लोगों के कहने पर, अधिकतर बच्चे ये भी करते हैं, उनका नेट जेआरएफ हुआ या वो सिविल में हुए या आईएएस पीसीएस बने, तो वो इतिहास रखे थे, हम भी इतिहास रख के ही चलो कूद जाते हैं। इसमें ये गलती वो कर देते हैं कि वो अपनी रुचि या अपना इंटरेस्ट वो कहीं दबा देते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से सफल हो सकते हैं। आप मेहनत जिस सब्जेक्ट में करेंगे, उस सब्जेक्ट में सफलता निश्चित है। वो चाहे हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, हिंदी हो, किसी से, बस उसमें मायने क्या रखता है, आपका इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं। प्लस यह कोई जरूरी चीज नहीं है कि आप दिन में 16 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 10 घंटा। आप दिन भर में 6 घंटे पढ़िए, बस जो पढ़िए उसको एक बार अगले दिन मनन भी कर लीजिए, करे यार। और इतिहास तो हमने कहा इतिहास विज्ञान है, ब्यूरी ने कहा था हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो आप विज्ञान की तरह इतिहास देखिए, हर चीज में क्वेश्चन करना सीखिए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, एमबीटी, तो उसने राजधानी बदला, क्यों बदला? तो नहीं भाई, साम्राज्य से, वो मंगोलों से सुरक्षा चाह रहा था, कि प्रशासन वर्ग विद्रोही या ब्यूरोक्रेट्स उसके जो है उसके अगेंस्ट चले गए थे। क्यों करना शुरू करिए हर चीज में, आपको देखिए धीरे 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 धीरे। या यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है पागल सुल्तान था, तो क्यों कहा या किसने कहा? तो बर्नी है,
इसामी है, इब्न बतूता है, यह उसके कंटिन्यूअस हिस्टोरियन थे। इन लोगों ने उसको ये बोला, फिर बर्नी ने क्यों कह दिया, इसामी ने क्यों कह दिया, इब्न बतूता ने क्यों कह दिया। तो बर्नी ने इसलिए कहा कि वो जब हिस्ट्री लेखन कर रहा है उस समय वह भटनेर के जेल में है, और फिर उस तुगलक ने उसको जेल में रखा है, जेल से छूटना है तो उसको एमबीटी की या मोहम्मद बिन तुगलक की निंदा करनी है, उस निंदा से ताकि उलेमा वर्ग खुश हो और उसको जेल से बाहर निकाल दे, फिर उस तुगलक कर दे। इसामी क्यों इतिहास लेखन कर रहा है, क्योंकि उसने राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, उस राजधानी परिवर्तन में उसका दादा मर गया था और वह साउथ में चला गया, वहीं हिस्टोग्राफी अपना कर रहा है, इतिहास कार्य। तो उसके प्रति वह एक गलत भाव रखेगा और उसके प्रति वो लिख रहा है। इब्न बतूता क्यों कर रहा था, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जेल में डाल दिया था और उसको दंड स्वरूप उसने कहा था तुम मेरा राजदूत बन के मालदीव चीन यहाँ यहाँ जाओ। अब यह ऐसे व्यक्ति जब इतिहास लेखन किसी का करेंगे तो क्या करेंगे, वो बिगाड़ देंगे। वह देखिए, हम लोग कोई वैक्यूम या निर्वात में काम नहीं करते हैं। हर किसी के किसी प्रति, आप चाहे पति जी आपके अपने ही जीवन में ले लीजिए, किसी शिक्षक के प्रति आपका एक अच्छा प्रेम ज्यादा होगा, या आप जहां रह रहे हो आपके बगल का पड़ोसी होगा, स्वाभाविक चीज है पड़ोसी के प्रति उतना अच्छा प्रेम नहीं होगा। क्यों, वो आपको पढ़ाई में हो सकता हो डिस्टर्ब कर रहा हो। दूसरी चीज, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब है कि एक किसी ने, अब आप अपने पड़ोसी का जब हिस्टोग्राफी या इतिहास लेखन करेंगे तो आपके मन में उसके प्रति एक भाव होगा, एक अच्छा या एक बुरा। यही मोहम्मद बिन तुगलक के 3 समकालीन इतिहासकारों के साथ हुआ। तो कहने के मतलब हर चीज में क्यों क्यों जोड़ते जाएंगे तो देखिए फैक्ट तो आता जा रहा है। हर चीज में आप क्यों को जोड़ेंगे, आप कॉन्सेप्चुअल, इसको इसी को कहते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल होके पढ़िए। फैक्ट अपने आप कॉन्सेप्ट पे आके अपने आप वो खींचा चलाता है। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, जो इतिहास है वह प्रमाण के बैसाखी पे चलता है। प्रमाण मतलब आप उसके साथ क्या प्रूफ दे रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति थी, ठीक है, एक हद तक हिंदू विरोधी नीति थी, लेकिन वो बहुत अधिक हिंदू विरोधी नीति अगर होती तो आप खुद सोचो, एक देखो यह एक क्या था, विचार था कि औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति थी। ठीक, हम जैसे या आप कुछ भी आप उस विचार के अगेंस्ट कहते नहीं, औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति नहीं थी, यह आपका विचार है। ठीक, दो दो पहलू हुए। तो जब यह आपका विचार है, वो कह रहे कि नहीं हिंदू विरोधी नीति नहीं थी, अब आप उसके साथ क्या देंगे, अपने फैक्ट के साथ प्रमाण, प्रूफ। अब आप प्रूफ जैसे दे रहे हैं कि अगर औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति होती तो ये बताइए, जब शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही का नारा दिया तो शिवाजी के या मराठा साम्राज्य में सारे हिंदू राजपूत राजाओं को चले जाना चाहिए था, और जहां भी हिंदू राजा थे सबको शिवाजी के पास चला जाना चाहिए था। क्यों, कि उन्होंने हिंदू पद पातशाही का नारा दे दिया था। लेकिन आप खुद देखिए, शिवाजी आगरा में कैद थे, लेकिन जब शिवाजी आगरा से महाराष्ट्र आते हैं तो वो कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, वह मथुरा होते हुए उड़ीसा पूरी होते हुए आते हैं, जबकि वो चाहते तो शार्ट वे में राजपूताना पार करके महाराष्ट्र में आ सकते थे। क्यों, क्योंकि राजपूत जो थे सारे राजपूत औरंगजेब के विरोधी नहीं थे, राजपूत भी तो हिंदू ही थे। और औरंगजेब जब मरता है तो वही राजपूतों को देखिए 2 खेमे में बढ़ गए, उसका उसके जो पुत्र उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते हैं। तो यह कहने का मतलब है कि पूरी तरह से हाँ, एक समय औरंगजेब हिंदुओं के लिए वो हिंदू के अगेंस्ट वो काफी आक्रामक नीतियां लेकर आया, तो उसका कारण दूसरा था। उसका कारण यह था कि वह जो है जो सत्ता पाया था वो इसी इस्लाम के नारे के बल पे पाया था, प्लस उसका व्यक्तिगत जो आचरण था वह इस्लाम के प्रति ज्यादा झुका हुआ था। कहने का हमारे तो यह 2 विचार है, यह मेरे विचार नहीं है, यह ना मैं अपने विचार, मैंने कहा एक विचार आया, उस विचार को पुष्ट करने के लिए आपने क्या दिया, प्रमाण या प्रूफ। इतिहास इसी प्रमाण के बैसाखी पे चलता है। अच्छा, हम लोग पुस्तकों की बात कर ले तो पुस्तक में आप लोग प्राचीन भारत उपेंद्र सिंह मैम की एक ले लीजिए, एक मेरी प्राचीन भारत है, और प्लस उसमें हर चैप्टर के बाद उसमें
आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। प्रश्न आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपना मूल्यांकन कर सके। आपने एक चैप्टर पढ़ा तो क्या आपसे क्या प्रश्न बन पा रहा है, आपने कितना गेन किया। मेडुअल के लिए भी मेरी मेडुअल हिस्ट्री है, प्लस मेडुअल हिस्ट्री पे आप इरफान हबीब सर की किताब ले लीजिए और एक सतीश चंद्रा सर की 2 वॉल्यूम है, ठीक। और एक इरफान हबीब सर की देखिए मेडुअल में साइंस एंड टेक में प्रश्न आते हैं यूजीसी में, और नए नए प्रश्न आते हैं। अब जाके उठा के देखिए इरफान हबीब सर में आपको मिल जाएंगे 100%। और उससे ऊपर पढ़ना, लेकिन इतना ही आपके लिए पर्याप्त है छात्रों के लिए। और शोध वोध करना हो तो फिर मुजफ्फर आलम सर है और अतर अली सर का भी उस पर आया है काम। एक तो उनका ऑलरेडी मनसबदारी प्लस साइंस टेक पे भी आया। लेकिन इरफान हबीब सर की आप वो पुस्तक ले लीजिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। साइंस से टेक नजरअंदाज यूजीसी नेट पे मत करिएगा। मैं भी जब अपनी पुस्तक लिख रहा था तो ऑलरेडी मुझे साइंस एंड टेक के लिए अंततः इरफान हबीब सर से अच्छी पुस्तक मिली ही नहीं। बहुत अच्छी जी पुस्तक है, आप लोग, मैं तो जरूर कहूंगा। अब बहुत ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी है, आराम से आप उसको 2 बार पढ़ लेंगे और आप खुद देखेंगे कि आपको एक मेडुअल हिस्ट्री पे एक अच्छा खासा आपको कमांड होगा। सतीश चंद्रा सर की 2 वॉल्यूम में है, वो दोनों वॉल्यूम आप पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। और एक मेरी है मेडुअल हिस्ट्री की, वो पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों के वहीं के एक सर हैं, शेखर बंदोपाध्याय सर, वेलिंगटन से उनकी उस समय वो निकली थी, तो एक आप उनकी पुस्तक ले लीजिए। हालांकि उनकी पुस्तक 2005 में ही मैंने पढ़ ली थी, 2005 में वो पुस्तक का पहला एडिशन आया था। और अगर वो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं फिर तब आप जो है सुमित सरकार सर की पुस्तक न पढ़िए। क्यों? क्योंकि पर्याप्त है। शेखर बंदोपाध्याय सर की अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सुमित सरकार सर को भी पढ़ लीजिए, आप इतने में ही समझ लीजिए, तो वो आप पर्याप्त। प्लस बिपिन चंद्रा सर की 2 पुस्तकें हैं। अब एक तो छप रही है ओरिएंट ब्लैक स्वान से, तो वो तो आपको मिल जाएगी। पहले एनसीईआरटी जो आती थी वही ओरिएंट ब्लैक स्वान से बिपिन चंद्रा सर की पुस्तक वो हो गई है, क्या कहते हैं, एक बुक के रूप में आ गई है। वो पुस्तक मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। प्लस एक उनकी पुस्तक है स्वतंत्रता संघर्ष। एक पुस्तक मैं बिपिन चंद्रा सर की और बताऊंगा। वो आप लोग जब इंटरव्यू या जब आप लोग एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या आगे चलकर आप जब आपको इतिहास में 47 से लेके 64 तक, उस 47 से लेके 1964 तक क्या घटनाक्रम हुए, जैसे हम लोग गुट निरपेक्ष हुए, आखिर हम लोग गुट निरपेक्ष की नीति क्यों लाए। मैं बहुत लोगों का भ्रम भी ये बना है कि जो गुट निरपेक्षता है वो है कि 2 गुटों से अलग हटना, मतलब 2 ग्रुप हो उन ग्रुपों से अलग, यह मिथ ही है। जबकि वास्तव में ये नहीं है। गुट निरपेक्षता 2 गुटों से अलग होना नहीं है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा है सही और गलत में भेद कर, मतलब रॉन्ग और राइट, इन दोनों के में अंतर डिफरेंस कर हमेशा ट्रुथ या सही का साथ देना गुट निरपेक्षता है। न अवसरवादिता है, न तटस्थता है। सही और गलत इन दोनों के में डिफरेंस कर जो सही है उसके साथ रहना गुट निरपेक्षता है। तो या 47 से लेके 64 तक का जो घटनाक्रम था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हमारा, चाहे साइंस टेक हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल की हो, चाहे हमारी आर्थिक हो। क्योंकि हम अभी जो है देखिए 47 में आजाद हुए, समस्याएं हमारे यहाँ सुरसा की तरह मुंह बाए थी। हमारे पास संसाधन सीमित थे, संसाधन सीमित थे और योजना और या जो लक्ष्य था वो असीमित था। हमको मिनिमम संसाधन में बहुत लक्ष्य पाने थे, इसीलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना लाए। तो यह सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में, इंटरव्यू में या अन्य कहीं लेखन में आप लोग को फायदा देगा। तो यह भी किताब बिपिन चंद्रा सर की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यह भी पुस्तक अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग तो जब आईएएस का मेन सोर्स लिखते थे उसमें जीएस वाले पेपर में यह पुस्तक बहुत कारगर होती थी और एक बहुत अच्छा आप लोग को यह नॉलेज देगा। पूछिए जो आप लोग को पूछना জি हो। স্যার। আচ্ছা, এখানে উপস্থিত সমস্ত স্টুডেন্টই বলি, যারা যারা উপস্থিত আছে, তো তোমাদের যদি কোনো ধরনের স্যারকে প্রশ্ন করার থাকে তো তোমরা হ্যান্ড রাইজ করে প্রশ্ন করতে পারো, কেমন? আচ্ছা, বলো মোহাম্মদ আসলাম। আচ্ছা, শালিনী বলো তুমি।
তোমার কি প্রশ্ন আছে? गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून शालिनी जी। सर, मैं बता रही हूँ कि काफी दिनों से पिछले जो 3 एग्जाम में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो काफी हाँ। बदल चुका है। पिछले वाले हाँ। 2019 में एक तरीके से मैंने देखा था और 2022 में उसका क्वेश्चन ट्रेंड काफी बदल चुका है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मिडाइवल में और मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अच्छा, मैं बता रहा हूँ, इसी पे एक चीज और बताऊं। देखिए शालिनी जी, या सभी स्टूडेंट, आप सभी लोग से बताऊं, जो एग्जाम है या प्रतिस्पर्धा इसको कह लीजिए, वो मेरी और आपकी नहीं है, ठीक। मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूं, आप स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। पहली चीज ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वह एग्जाम आप स्टूडेंट लोग दे रहे हैं। जो भी चीजें एग्जाम में, या जैसे कभी आ गया कि ट्रेंड से बाहर चल के चला आया, तो ट्रेंड से कोई भी चीज बाहर चला आया तो आप लोग उसी समय हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये चीज मैंने की नहीं। यह प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स साथ है। अब आप वो समय जब पेपर दे रहे हैं, उसी समय जो बच्चा अपना धैर्य दिखा लिया, जो बच्चा जो हिस्ट्री पढ़ा है उस पे अपना एक मनन मंथन करके पढ़ा है, एक अपना केयर से नॉलेज कर लिया, तो जो एग्जाम दिए हैं आप लोग दिए हैं, जो मेरिट बनेगी वो आप लोगों के बीच बनेगी, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर लड़ाई आपकी उन्हीं, या जो कंपटीशन है उन्हीं स्टूडेंटों से है। वह प्रश्न या वह पैटर्न चेंज हुआ, जैसे आप इसी बार मान लीजिए सपोज दैट चली गई, वो तो सभी बच्चों के लिए बदल गया। लेकिन जो बच्चा आखिर रिजल्ट भी आया और उन्हीं उन्हीं जो 10,000 1 लाख जो बच्चे सम्मिलित हुए, उन्हीं में से मेरिट भी बना, उन्हीं में से बच्चे नेट और जेआरएफ भी हुए। वो बच्चे कैसे हुए? क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था एग्जाम में। यह आप सभी लोग बच्चे पेपर देने मैं थोड़ी जाऊंगा या हम टीचर लोग जाएंगे, आप स्टूडेंट सब लोग दे रहे हो। यह हमेशा जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, प्रश्न दे के कभी मत घबराइएगा। प्लस एक चीज और, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो पढ़े कि जजिया, उसके आगे औरंगजेब लिखा है, बस दिमाग दिमाग तुरंत आंसर भेज देता है। देखने लगते हैं कि कहाँ गया 1669 या 79, कहाँ गया, मिल रहा है, पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ते हैं। या भी 2 शब्द 3 शब्द पढ़ेंगे, दिमाग आंसर। पहले हमेशा प्रश्न को, हर प्रश्न को नया मान के पढ़िए। पहले प्रश्न पढ़िए, लास्ट तक पूछ क्या रहा है, कि वह पूछ रहा है कि किसने जजिया हटाया कि नहीं हटाया। बस देखा ये औरंगजेब, दिमाग आंसर भेज दिया और एक प्रश्न चला गया। प्लस आप लोग जब पढ़ते हो, जैसे एक और उदाहरण लीजिए, आ गया यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, अभी तुरंत मंथन करिए, कितने लोग बता पा रहे हैं कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव है? यह मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि मांडू के उपनिषद में? आपने पढ़ा, एग्जाम में आया, और एग्जाम में अगर आपने पढ़ के गलत किया तो यह गलती आपकी है। आपको उसी समय पढ़ते समय अपने दिमाग में या एक कहीं छोटा सा नोट्स बनाना था, या कहीं उसको मंथन कर लेना था। यह प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसको कैसे करूंगा या करूंगी। हाँ, एग्जाम के बाहर आके अगर सही कर रहा है, हो रहा है, तब यह आप लोग अपने अध्ययन के साथ अपराध कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, तो हाँ बोलिए। सर अच्छा। और एक सवाल है, क्योंकि इन दो एग्जामों में भी काफी मॉडर्न के क्वेश्चन के सेक्टर में फिल्म से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हाँ, बारे तो में आपको कल्चर पे मैं आप लोग को, अब चूंकि जुड़ गए हैं, चूंकि मैं इसमें देखिए मॉडर्न हिस्ट्री लिख रहा हूँ, और मैं आपको देखिए सही के समय पे ही मैं आपको दे दूंगा। मैं देखिए मॉडर्न हिस्ट्री इस समय आप लोग को दिखा भी दूं, मैं वही लिख रहा हूँ। तो मैं इस समय आर्ट एंड कल्चर ही उसका कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को आर्ट एंड कल्चर पे मॉडर्न का पुस्तक भी बता दूंगा, प्लस मैं कुछ आप लोग को कंटेंट पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें पूछ रहा है, फिल्मों पे पूछ रहा है, इन सब चीजें पूछ रहा है। प्लस थोड़ा बहुत अगर आप लोग को पढ़ना हो तो जो बीएल ग्रोवर की पुस्तक आप लोग के पास है। जी नहीं सर। जी हाँ, नहीं तो बीएल ग्रोवर की पुस्तक मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो बीएल ग्रोवर के लास्ट में उन्होंने अपेंडिक्स में यह कल्चर दिया, तो वहां से भी आपका कुछ काम हो जाएगा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हो जाएगा। पूरा मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा।
या इधर 2-4 दिन बाद से मैं पहले क्या करता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर वाला ही मॉडर्न का सेक्टर कोशिश करूंगा कि उसी को लिख दूं पहले, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू जी सर। सर, वो बीएल थैंक ग्रोवर यू। पर कौन सा किताब आप जरा काइंडली। बीएल ग्रोवर की देखिए, इस समय मेरे बीएल ग्रोवर की ये वाली पुस्तक, ठीक है, अच्छा, ओके। बीएल ग्रोवर की ये वाली पुस्तकें मैं आप लोग को मॉडर्न पे और भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग को वो चाहिए, जैसे अगर आप लोग उस पे करना चाहते हैं स्पेशली विद्रोह पे, तो आप ये अयोध्या सिंह की ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये पूरी मॉडर्न की ही रखी है, तो आप पूरी ये पढ़ सकते हैं। अयोध्या सिंह की ये पुस्तक अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लस अगर थोड़ा सा ये तो खैर वो है, कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सीतारमैया, 3 वॉल्यूम में है। एक किताब है आधी रात, डोमिनिक लेपियर की, लैरी लॉरेंस, ये पूरा मॉडर्न का, तो मैं मॉडर्न पे आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। एक पुस्तक आप अगर और देखना चाहे, अभी देखिए मैंने हाल फिलहाल इसको पढ़ी है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा। लेकिन एक पुस्तक आप ये पढ़ लीजिए, इस पुस्तक में मैं अभी काम कर रहा हूँ, भारत का इतिहास, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, आप लोग को दिख रहा है जी सर, ये लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ये इनकी पुस्तक भी आप संजोग देखिए, आपके वेस्ट बंगाल से ही आई है। सर एक सवाल है कि काफी स्टूडेंट जो है, मतलब ये मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे हिंदी बोलना आता है पर थोड़ा बहुत पढ़ने में परेशानी होता है, तो ये आप कुछ, मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ बट आपने जो सब बुक्स बताए हाँ, तो हमने जो भी पुस्तकें आपको बताई है शालिनी जी, वो सारी पुस्तकें इंग्लिश में है। ओके ओके। हाँ, वो सारी बीएल ग्रोवर इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। ये हमने जो बताया लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ये भी आपको इंग्लिश मिल जाएगा, और संयोग से यह तो आपके वेस्ट बंगाल से ही प्रकाशित हुई है। ओके। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़िए, और दिसंबर तक मेरी ही आ जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको। हाँ, लेकिन एक चीज आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि प्रश्न खूब सॉल्व करिए। अच्छा, जो पढ़िए, जैसे आज आपने अध्ययन किया, जो भी आज आपने अध्ययन किया, मैं वही बता रहा हूं जिस तरह मैंने पढ़ा। देखो, या जिस तरह मेरे भले माँ सरस्वती कृपा हो, या जो मेरे जबान पे इतिहास है या मेरे मस्तिष्क में है, इसका कारण यह कि मैं दिन भर जो पढ़ता था, अगले दिन जब मैं सुबह उठता था, तो या जैसे आज ही सुबह उठा, तो कल मैंने जितना अध्ययन किया मैं एक नजर देख लेता था। तो यह जरूर करिए कि जैसे दिन भर में आपने जो बनाया, सुबह से लेके, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 घंटे पढ़िए। उसमें भी सबसे बड़ी चीज देखिए, लिख लिख के पढ़िए। जब आप देखिए, खुद आप महसूस करिए, जब आप कलम चला के या लिख लिख के पढ़ेंगे, पहली चीज आप 2 ही घंटे पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे। और ऐसे अगर किताब लेके उपन्यास की तरह बैठ जाएंगे, तो कभी दिमाग फेसबुक पे जाएगा, कैठो लाइक कमेंट आया है, तो कभी दिमाग व्हाट्सएप पे जाएगा, कौन आ गया। जब कलम चला के आप 2 ही घंटा पढ़ेंगे, कंप्लीट वो 2 घंटा 6 घंटे के बराबर है। आप बिना कंसंट्रेट हुए ऐसे लिख के पढ़ ही नहीं सकते। ये तरीका अपने जीवन में फॉलो करिए, अपने आगे की पीढ़ी को सिखाइए, क्या कि लिख लिख के पढ़िए, क्योंकि 2 घंटे में अगर अब आप पढ़ रहे हैं, वो 6 घंटे के बराबर है। और जो आज लिखे हैं, लिखे पढ़े हैं, अगले दिन जब सुबह पढ़ाई करने से पहले एक बार उनको क्या करिए, पलट लीजिए बस। देखिए, आप एकदम एकदम धारा प्रवाह, मतलब जिसको कहते हैं कि ऐसे इतिहास बोलेंगे लगेगा करे नहीं नहीं, इनको तो बहुत आता है। तुरंत आपको कोई कुछ पूछेगा भी, तुरंत आप बताएंगे, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह आप 2-4-10 दिन करेंगे, यह आपके बिहेवियर में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह यही करूंगा, आप लोग अब ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और पति जी, मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे बिनानी कॉलेज से आज थोड़ा सा छोटा सा कार्यक्रम है। जी सर, और बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप लोगों ने मुझे मंच पे बुलाया। सर और थोड़ा सा फिर भी आप लोग को आगे जब भी जरूरत होगी, मैं आऊंगा जरूर, ठीक है। जी क्योंकि सर, मेरे कॉलेज से भी आ रहा है, आज मेरे कॉलेज में थोड़ा सा संडे है, लेकिन आज ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो मैं सर आऊंगा प्लीज जरूर, एक ठीक मिनट, एक ठीक है। मिनट रिक्वेस्ट सर, प्लीज। हेलो सर।
अच्छा सर का टाइम सर लेफ्ट हो चुका है। अच्छा ओके जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। और হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম স্যার সিনেমাটার উপরে স্যার কিছু বলতে হতো স্যার, 3-4টা করে কোশ্চেন আছে প্রতিবার থেকে, আমরা তো একটাও করতে পারি না। সিনেমার উপরে স্যার বলেছেন যে স্যার সিনেমার উপরে কাজ করছেন। তো উনি বলছেন যে ওনার নোটস তৈরি হয়ে গেলে পরে মানে বই পাবলিশ হওয়ার আগে ওটা উনি নোট আকারে আমাদেরকে প্রোভাইড করে আমি দেবেন। বলছি স্যার, আপনি লক্ষ্য করছেন কিনা আমি জানি না স্যার, 3টা এক্সাম থেকে এবারও 3-4টা কোশ্চেন আসছে, তার আগেবারও 3-4টা কোশ্চেন আসছে। আমি সিনেমার উপরে পার্সোনালি আমি নিজেও নোটস তৈরি করেছি, কেমন আচ্ছা ঠিক আছে। জাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ স্যার বলি। জি স্যার। जी जी सर बिल्कुल सर। हाँ सर सर बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हाँ सर ठीक सर। ओके। আচ্ছা তো স্যার বলেছে যে যদি তোমাদের এখন অন্তত এখন নিজে থেকেই বাড়িতে স্টাডি করতে, তো স্যার ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে নয় বলেছেন যে 1-2 সপ্তাহের মধ্যে স্যার আবার এরকম করে সময় দেবেন বলেছে, কেমন। তো সেক্ষেত্রে সবাইকেই আমি জানাতে চাই যে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপে তোমরা জয়েন থেকো, যাতে স্যার যখন আমার প্ল্যাটফর্মে যখন ক্লাস নেবেন তখন তোমাদের কাছে সেই লিঙ্কটা যাতে আমি পৌঁছে দিতে পারি। আর রইল অমিতের কথা, অমিতের তোমার মডার্ন হিস্ট্রিতে বিশেষ করে সিনেমা থেকে প্রতি বছর 2-3টে করে প্রশ্ন রয়েছে। তো এর উপরে অলরেডি স্যার নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছেন এবং বলেছেন যে উনি যে বই লিখছেন সেই বইয়ের বিশেষ করে সিনেমা উপরে যে অংশটা রয়েছে ওটা উনি আগেই পাঠিয়ে দেবেন, কেমন। তো আই থিঙ্ক স্যার এটা করেই থাকেন। তো তোমাদেরও পেতে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ স্যারের বই বিশেষ করে ওনার যে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার যে ইংলিশ ভার্সনটা ছিল এটা কিন্তু বই পাবলিশ হওয়ার অনেক আগেই কিন্তু আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল, বা স্যারের কাছ থেকে কিন্তু আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তো মডার্ন ইন্ডিয়ার ওই অংশটা স্যার যেহেতু বলেছেন যে উনি ওটা পাঠিয়ে দেবেন, তো তোমরা মানে স্যার পাঠিয়ে দিলে আমার কাছে তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারো, কেমন। আচ্ছা। আর আগামী দিনে স্যার আরো ক্লাস নেবেন এটাও আমাকে উনি বলেছেন। তো আই থিঙ্ক যদি মানে তোমাদের যেখানে যেখানে সমস্যা বিশেষ করে এনশিয়েন্ট মিডিয়াভেল মডার্নের ক্ষেত্রে, তো সেগুলো স্যারকে সরাসরি কিন্তু জানাতে হবে, কেমন। উনি যেহেতু বিজি মানুষ, অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় থাকে না। তো যতটুকু সময় দিয়েছে আমি মনে করি যে নিশ্চয়ই আহ পড়ার দৃষ্টিভঙ্গিটা নিশ্চয়ই তোমাদের একটু হলেও চেঞ্জ হবে। এবং উনি যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুলো বলেছেন, যে সমস্ত বইগুলো ফলো করতে বলেছেন সেগুলো তোমরা ফলো করো, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমিও কিন্তু এই সমস্ত বইগুলোর কথাই কিন্তু রিকমেন্ড করে গেছি, কেমন। তো তোমরা যদি এই সমস্ত বইগুলো পড়ো এবং পড়ার সময় যদি একটুখানি ফ্যাক্ট বুঝে বুঝে পড়ো, যে কোনো বিষয় জাস্ট সিম্পল 2-1টা কোশ্চেন পড়ে চলে গেলে পরে কিন্তু হবে না। যেটা পড়বে একদম কমপ্লিট ভাবে পড়বে, সাজিয়ে গুছিয়ে পড়বে, তাহলে কি হয় যে ওই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন আসলে পরে সহজে কিন্তু তোমরা সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তোমরা দিতে পারো, কেমন। আচ্ছা স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্যার আপনি তাহলে সে তখন বলেছিলেন যে আপাতত এখন উপেন্দ্র সিং এর বইটা পড়ার প্রয়োজন নেই, তো সৌরভ স্যার তো বললেন যে ওটা যদি পড়া হয় তাহলে কি স্যার ওটা শুরু করবো, না ওটা এখন দেখো, আপাতত স্টপ থাকবে? প্রয়োজন নেই একদম এই কথাটা সেরকমই নয়। প্রয়োজন এই কথাটা বলা হয়েছে যে যারা পূর্ণ স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই বইটা যেহেতু নেটের এক্সামের যেহেতু খুব সামনে চলে এসেছে, তো সেক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে এই বইগুলো তোমরা পড়ো। কিন্তু লাস্টে আমি কালকেও নতুন ব্যাচ শুরু করি, সেখানেও আমি বলেছি যে অবশ্যই তোমার এই যে এই সমস্ত স্যারের বই বলো কিংবা প্রাপ্য সিং প্রজাপতির বই বলো কিংবা আদার্স রাইটের যে বই বলো না কেন, এই বইগুলো হচ্ছে ইনফরমেটিভ বই, তোমাকে এখানে কিন্তু ইনফরমেশন দেবে। তাহলে কনসেপ্ট ডেভেলপ করতে গেলে পরে ওয়ান অ্যান্ড অনলি উপেন্দ্র সিং এর বই পড়তে হবে। তোমার যদি অলরেডি কনসেপ্ট তৈরি থাকে, কনসেপ্টের জায়গায় তুমি যদি স্ট্রং থাকো, তাহলে আমি বলবো যে উপেন্দ্র সিং বই ফলো করার প্রয়োজন নেই, তুমি এই বইগুলোই পড়ো। আর যদি তোমার কনসেপ্ট এখনো বিল্ড আপ না হয়ে থাকে তাহলে পর অবশ্যই তোমাকে উপেন্দ্র সিং এর বইটা পড়ে কনসেপ্টটা তৈরি করতে হবে। তারপর হচ্ছে তোমার এই সমস্ত বইগুলো তোমাকে কিন্তু খুঁটিয়ে পড়তে হবে, কেমন। ওকে স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? দাদা
আমার একটা বলো। মানে বিষয় জানার ছিল, আমি স্যারকে বলতাম তো স্যার তো চলে গেল, তাই দিতে পারলো না। সেটা হচ্ছে যে এই যে মিডিয়াবেলের ক্ষেত্রে মডার্নের জন্য তো বিপিন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ওই কনসেপচুয়াল বা এই থিওরিটিক্যাল যে সমস্ত প্রশ্নগুলো হয় বা ইতিহাসটা জানার জন্য এনাফ আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু মিডিয়াবেলে যে মানে ইতিহাসটা ডিটেলসে জানার জন্য ওটা মানে কোন বইটা পড়লে ভালো হবে? যেমন এই যে বললো যে ওর ইসের কথাই যদি আমি বলি, ওই ঔরঙ্গজেবকে ধর্মবিরোধী বলা হচ্ছে। এবার আমাদের যদি এই প্রশ্নটা করা হয় যে ধর্মবিরোধী কেন বলা হচ্ছে এবং কোন দিক দিয়ে বলবে যে তিনি ধর্মবিরোধী ছিল না, এই টাইপের যে ফ্যাক্ট গুলা, এগুলা ক্লিয়ার করার জন্য কোন বইটা পড়লে ভালো হবে? মিডিয়াবেলের ক্ষেত্রে বলছি আমি। দেখো এখন স্যার যেগুলো বলেছেন, দেখো মোট কথা হলো যে স্যারের ওপিনিয়ন বলো বা আমার ওপিনিয়ন, দুজন ওপিনিয়ন যদি মিক্স করে তোমাকে আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে আহ, ইরফান হাবিবের বই কিন্তু এখনো মানে সমানভাবে কিন্তু কার্যকর। বিশেষ করে তোমার, আমি ইরফান হাবিবের 3টে বইয়ের কথা বলেছিলাম: মিডিয়া ফর ইন্ডিয়া, দ্য স্টাডি অফ সিভিলাইজেশন, ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, আর হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় বই হচ্ছে টেকনোলজি ইন মিডিয়াভেল ইন্ডিয়া। এই 3টে বই ধরো তোমাকে পড়তেই হবে, কারণ এই বই থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রতিবারই কিন্তু থাকে, কেমন, এবং যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসে। এবং 2 নম্বর হচ্ছে যে তোমার আমি যেটা মানে আর যেটা বলা হয়েছিল যে স্যারের বই ফলো করতে বলা হয়েছিল, অবশ্যই দেখো স্যারের বই থেকে ধরো প্রশ্ন আসছে, কিন্তু সমানভাবে কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকছে যে সৌরভ চৌবে স্যারের মিডিয়াভেল ইন্ডিয়ার বই এবং তার সাথে কিন্তু আগামী এক্সামে ক্ষেত্রে পাপ্পু সিং প্রজাপতির বই, এস কে পান্ডের বই থেকেও কিন্তু অনেক কোশ্চেন কিন্তু আসছে। তো এই যে 3টে রাইটার্স এর বই, বিশেষ করে সৌরভ চৌবে স্যার, পাপ্পু সিং প্রজাপত বা এস কে পান্ডে, এই সমস্ত বইগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে, কেমন। তার সাথে উপেন্দ্র রণবীর, সরি, ইরফান হাবিবের বই তোমাকে ফলো করতে হবে। আর অবশ্যই আরেকটা বইয়ের কথা বলেছিলাম, বিশেষ করে সুলতানি পিরিয়ডের জন্য, এই কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম নাম্বার 5। এই বইগুলো তুমি যদি ভালো করে অধ্যয়ন করো, এবং তাহলে পরে অবশ্যই তোমার এক্সামটা কিন্তু ভালো হবে। একটা স্যার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু বলেছে, সেটা হচ্ছে যে ধরো আমরা কোশ্চেনটা এবার কঠিন হলো, কেমন, এবার কঠিন হলে পরে যে আমরা যে প্যানিক হয়ে যাই, ঠিক আছে, প্রচুর হার্ড হয়েছে, কঠিন হয়েছে, স্কোর করা যাবে না। অ্যাকচুয়ালি তুমি জাস্ট একটুখানি ভেবে দেখো যে এরকম সিচুয়েশন কিন্তু সবাইকেই ফেস করতে হচ্ছে, কেমন, সবারই ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু সেমই আসছে। তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে কোশ্চেন কঠিন হোক বা সোজা হোক, সেটা কোনো ম্যাটার করে না। ম্যাটার করতে হচ্ছে যে তুমি যে কোশ্চেন গুলো আছে সেটা কিভাবে পারফর্ম করছো। এবার তোমার মধ্যে যদি নলেজ থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে, তাহলে অবশ্যই তুমি যেই যাই স্কোর করো না কেন, তাতেই কিন্তু তোমার কাট অফটা কিন্তু হয়ে যাবে, কেমন। উদাহরণ হিসেবে তোমাকে বলতে পারি যে ধরো একবার জিআরএফ এর কাটার মার্কস আমার ক্ষেত্রে গেছিলাম, যেহেতু আমার ক্যাটাগরি ছিল। তো 2018 আমি দেখলাম যে ক্যাটাগরি ছিল তোমার, জিআরএফ ক্যাটাগরি ছিল হচ্ছে তোমার 50%, কেমন, কারণ সে বছর কোশ্চেন কঠিন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি যখন পেলাম, সেই সময় দেখলাম যে 56% হয়ে গেল, কেমন। তাহলে এটা কিন্তু তোমার কোশ্চেনের উপর সবসময় নির্ভর করে। তো যেমন কোশ্চেন কঠিন হবে, সবাই সেম পারফরমেন্স করবে, কেউ বেশিও না কেউ কম। এই সিনেমার যে হিস্ট্রি নিয়ে যে প্রশ্ন আসছে, সবাই ধরো এটাকে নিয়ে খাবি খাচ্ছে, কেমন। তুমি, আমি বা অন্যান্য সারা মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই কিন্তু এই সিনেমার উপর যে সমস্ত কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আনসার করতে পারছে। সেটা সবারই সেম সিচুয়েশন, কেমন। তো অতটা প্যানিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, কনসেপ্টটা পড়ার চেষ্টা করো, যে সমস্ত জায়গা নতুন নতুন জায়গা আছে সেগুলো দেখে যাওয়ার চেষ্টা করো, কেমন। যদি তোমার মধ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি কনসেপ্ট যদি তৈরি হয়ে থাকে, এবং তুমি যদি সঠিক ওয়েতে যদি স্টাডি করে থাকো, অবশ্যই যাই পারফর্ম করো না কেন, তাতে কিন্তু তোমার কাট অফ নাম চলে আসে। দাদা আমি কিন্তু আচ্ছা, মানে কোশ্চেনের কমনের কথা বলি নাই, হ্যাঁ, ইতিহাসটাকে ওই মিডিয়াবেলের ইতিহাসটাকে জানার জন্য বলেছি, মানে সব ডিটেলস একটু ভালো করে জানার জন্য বলেছি। তো এবার কোশ্চেন দেখো তো কমন এই ডিটেলসে, পাপ্পু সিং বা এগুলা যেগুলা বইয়ের কথা বলেন, এগুলো পড়লে তো এনাফ, কোশ্চেন কমনও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আমি ইতিহাসটাকে মানে দেখো মিডিয়াবেলটাকে মিডিয়ামের ভালো। ডিটেলসে পড়তে গেলে পরে তোমাকে যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড বই তোমাকে পড়তে হবে, এবং একটা দুটো বই পড়ে তো আর কখনো তোমার ডিটেলস সম্পর্কে বা গভীরতা পৌঁছাবে না। তার জন্য তোমাকে মিডিয়া ফেলে বিখ্যাত যে সমস্ত বইগুলো রয়েছে, বিশেষ করে তোমার হ্যালো। এম আসার আলী, কেমন, তো এনাদের তোমাকে বইগুলো কিন্তু পড়তে হবে। বলো শুক্রদেব। হ্যালো ঠিক দাদা, আছে তো। ওকে, বলছি বলো দাদা শুনতে পাচ্ছি। যে যে ইরফান হাবিবের যে বইটা ওটা বাংলায় অ্যাভেলেবেল আছে? হ্যাঁ, ইরফান হাবিবের 2টো বই বাংলাতে অ্যাভেলেবেল রয়েছে: মধ্যকালীন ভারত একটি সভ্যতার পাঠ
যেটা ইংরেজি ভার্সন হচ্ছে মিডিয়াভেল ইন্ডিয়া দ্য স্টাডি অফ সিভিলাইজেশন, আর তার সাথে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তোমার টেকনোলজি ইন মিডিয়াভেল ইন্ডিয়া, যেটা আই থিঙ্ক মধ্যযুগের প্রযুক্তি ইতিহাস বলে একটা বই রয়েছে, ওই বইটারই বাংলা ভার্সন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পারছো না? আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি আর কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকে বলতে পারো। কেমন? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাসে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তাহলে সমাপ্ত করা হচ্ছে। কেমন? কারো যদি কোনো ধরনের অসুবিধা হয়ে থাকে বা কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে সরাসরি আমাকে ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। কেমন? একটা হ্যাঁ, কথা বল। বলি হ্যাঁ, প্রদীপ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের সৌরভ স্যারকে নিয়ে ক্লাসটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আর এটা খুবই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টদের জন্য খুবই ভালো হলো যে শুধু স্যার এমন একজন ব্যক্তি, আমি তো অনেকদিন ধরে চিনি স্যারকে, যে ওনার এই 30 মিনিট লেকচার এটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট, শুধুমাত্র যারা এখন নেট সেট স্টাডি করছে তাদের জন্য নয়, আমরা যারা বর্তমানে রিসার্চের সাথে যুক্ত বা একটি বা এই সমস্ত জায়গায় আছে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং বাকি যারা ভাই বোন আছেন তাদেরকে বলবো যে স্যারকে আপনারা বা তোমরা যদি ডিরেক্ট ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন করো, স্যার সেখানে ডিরেক্ট কিন্তু সকল করে উত্তর দেন। আর আমি আবারও প্রতি দা বলবো বা প্রতি স্যার বলবো, না আপনি ভাই বলো, এটা আপনি arrange junior। আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন এবং আপনার এই কাজ চালিয়ে যান। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো তাহলে আজকে আমরা এখানে আমাদের ক্লাস সমাপ্ত করছি। কেমন? প্রয়োজনে তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপে। কেমন?